कभी सोचा है कि जीपीएस सिर्फ 2 नंबरों से पृथ्वी पर किसी भी जगह का पता कैसे लगा लेता है? ये सवाल भूगोल की कुछ सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी अवधारणाओं की ओर ले जाता है। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आज एनसीईआरटी के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके जियोलोकेशन की इस दुनिया को परत दर परत समझते हैं। हमारा मकसद है कि इन भौगोलिक अवधारणाओं की नींव इतनी मजबूत हो जाए कि ये जनरल स्टडीज के पेपर में आपके बहुत काम आए। तो हमारा सफर शुरू होगा नक्शों को समझने से। फिर हम देखेंगे कि ग्लोब क्यों बेहतर है, और फिर उस ग्रिड सिस्टम को जानेंगे जो दुनिया के हर कोने का पता बताता है। और आखिर में हम देशांतर और समय के बीच के उस दिलचस्प रिश्ते को भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नक्शों की। आखिर नक्शे इतने जरूरी क्यों हैं? सीधी सी बात है, क्योंकि ये हमारी इतनी बड़ी दुनिया को एक छोटे समझने लायक रूप में हमारे सामने रख देते हैं। मतलब बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो नक्शा हमारी दुनिया को एक सपाट कागज पर देखने का तरीका है। अब ये फिजिकल हो सकते हैं, जो पहाड़ और नदियां दिखाते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, जो देशों की सीमाएं बताते हैं, या फिर थीमैटिक, जो किसी खास जानकारी जैसे कि बारिश या जनसंख्या पर फोकस करते हैं। किसी भी नक्शे को ठीक से पढ़ने के लिए 3 चीजें समझनी पड़ती हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। इनके बिना एक नक्शा सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह जाता है। यही तीनों मिलकर उसे एक पावरफुल टूल बनाते हैं। पैमाना या स्केल वो जादू है जो पूरे के पूरे देश को कागज के एक पन्ने पर ले आता है। ये बस एक अनुपात है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पैमाने के बिना नक्शे पर दिखाई गई दूरियों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अच्छा, अब आती है दिशा। कंपास रोज हमें सही रास्ता दिखाता है। ज्यादातर नक्शों में आपको उत्तर दिशा की ओर इशारा करता हुआ एक तीर जरूर मिलेगा। एक बार उत्तर पता चल गया तो बाकी दिशाएं जानना आसान हो जाता है। इससे हम नक्शे को असल दुनिया से जोड़ पाते हैं। और आखिर में आते हैं प्रतीक यानी सिंबल्स। इन्हें आप नक्शे की भाषा कह सकते हैं। हर चीज की तस्वीर बनाने की जगह हम कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जानकारी को साफ साफ और असरदार तरीके से बताने का एक यूनिवर्सल तरीका है, जिससे नक्शा पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो हमने नक्शों की बेसिक बातें तो समझ ली, लेकिन नक्शों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारी पृथ्वी चपटी नहीं है, वो गोल है। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। देखिए, नक्शे इस्तेमाल करने में आसान तो होते हैं, लेकिन वो दुनिया के आकार को, खासकर बड़े इलाकों को बिगाड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक सच्चा छोटा मॉडल है। वो महाद्वीपों और महासागरों का सही आकार, माप और एक दूसरे से उनकी सही दूरी दिखाता है। तो अब ये साफ है कि हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो एक घुमावदार सतह पर काम कर सके। और वो सिस्टम है ग्लोबल ग्रिड सिस्टम। ये एक गोल सतह पर किसी भी जगह का पता लगाने की मुश्किल का एक बहुत ही शानदार समाधान है। ये कुछ नहीं, बस अक्षांश और देशांतर की काल्पनिक रेखाओं का एक जाल है। चलिए, सबसे पहले अक्षांश यानी लैटिट्यूड की बात करते हैं। ये वो लेटी हुई रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं और एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ये हमें बताती हैं कि हम भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से, जो कि हमारा 0 डिग्री स्टार्टिंग पॉइंट है, कितना उत्तर या दक्षिण में है। अक्षांश के बारे में कुछ बातें याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये समानांतर वृत्त छोटे होते जाते हैं। और सबसे खास बात, अक्षांश का सीधा संबंध जलवायु से है। भूमध्य रेखा के पास गर्मी ज्यादा होती है और ध्रुवों के पास ठंड। ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी के लिए बहुत ही अहम है। अब आते हैं ग्रिड के दूसरे हिस्से पर, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। ये वो खड़ी रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। ये हमें बताती हैं कि हम 0 डिग्री देशांतर यानी प्राइम मेरिडियन से कितना पूर्व या पश्चिम में हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, खासकर यूपीएससी के नज़रिए से। आज जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं और जो ग्रीनविच से गुजरती है, उससे सदियों पहले भारत की अपनी एक प्राइम मेरिडियन थी जो उज्जैन से होकर गुजरती थी। उज्जैन प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान का एक बड़ा केंद्र था। ये भूगोल और हमारे इतिहास के बीच का एक मजबूत कनेक्शन है। तो अब देशांतर को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। देखते हैं कि कैसे इसका सीधा रिश्ता समय से है। ये नंबर याद रखिए, 15 डिग्री। देशांतर और समय के बीच के पूरे खेल की चाबी यही है। देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूमती है। बस यही वो हिसाब है जो दुनिया की हर घड़ी को सेट करता है।
इन दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल सीधा है। जब आप पूर्व की ओर जाते हैं तो आप समय में आगे बढ़ते हैं, हर 15 डिग्री पर 1 घंटा। और जब आप पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय पीछे हो जाता है। और ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। लेकिन इससे एक दिक्कत पैदा हुई। सोचिए, अगर हर शहर का अपना अपना लोकल टाइम हो तो ट्रेनें कैसे चलेंगी, कम्युनिकेशन कैसे होगा? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी का समाधान है स्टैंडर्ड टाइम। इसमें एक देश अपने बीच से गुजरने वाली किसी एक देशांतर रेखा के समय को पूरे देश के लिए मानक मान लेता है। और ये एक ऐसा तथ्य है जो हमेशा याद रहना चाहिए। भारत का मानक समय यानी IST ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है जो हमारे देश के लगभग बीच से गुजरती है। इसी वजह से जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। तो जैसे भारत ने अपने लिए एक स्टैंडर्ड टाइम तय किया, ठीक वैसे ही पूरी दुनिया ने मिलकर समय को व्यवस्थित करने के लिए एक ग्लोबल सिस्टम बनाया है। पूरी दुनिया को मोटे तौर पर 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है और हर एक जोन लगभग 15 डिग्री देशांतर चौड़ा है। लेकिन ये रेखाएं एकदम सीधी नहीं हैं। सुविधा के लिए ये अक्सर देशों की सीमाओं के हिसाब से थोड़ी बहुत एडजस्ट हो जाती हैं, ताकि एक ही देश में अलग अलग समय ना हो। और आखिर में आती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। ये लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है। जब कोई इस रेखा को पार करता है तो सिर्फ समय ही नहीं बल्कि तारीख भी बदल जाती है। आप इसे पृथ्वी के टाइम कीपिंग सिस्टम के लिए एक ग्लोबल रीसेट बटन की तरह समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे अक्षांश और देशांतर की कुछ काल्पनिक रेखाओं ने हमारी दुनिया को एक सिस्टम में बांध दिया, जिससे हम किसी भी जगह का पता लगा सकते हैं और समय को मानकीकृत कर सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसे और कौन से अदृश्य सिस्टम हैं जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।